सभासदों, माननीय सभापति जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में
भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। श्रीमान राघव चड्ढा जी। थैंक यू सर। वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग एस्केलेशन चल रही है, उसके चलते सर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी देखी जा रही है और भारत में भी सर शार्प इरोजन देखा गया है इन्वेस्टर वेल्थ में। सर, ये इंडिया का क्राइसिस नहीं है, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इस जियोपॉलिटिकल ग्लोबल शॉक के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और खास तौर पे भारत का बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक शॉक लगा है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी जब पहली बार ये युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ अग्रेशन किया गया, तब से लेकर 23 फरवरी दैट इज यस्टरडे लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस भारत के इन्वेस्टर्स के इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। एफपीआईज ने 52,000 करोड़ रुपए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया, रुपया 94 पहुंच गया। ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन शॉक है। मेरी चिंता है सर कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश करते हैं, और खास तौर पे इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट,
सैलरीड मिडिल क्लास और रिटायरीज जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं, उनकी चिंता है जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शौक भारतीय बाजार में देखे गए। इट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट बिकॉज इट हैज बीन ट्रिगर्ड सडनली, एक्सटर्नली, एंड it is unrelated to the underlying Indian economic fundamentals. But sir, Bharat may not be failing, but India is certainly being hit by this shock. और मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा that the government, when they encourage citizens to enter the global markets or the capital markets in particular, the government cannot disappear when external shocks hit the household wealth. इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ रिलीफ भारत के इन्वेस्टर को सरकार द्वारा दिया जाए। पहला रिलीफ जो हो सकता है सर वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को टारगेटेड रिलीफ दिया जाए। आज जब भारत का कोई इन्वेस्टर बाजार में शेयर खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर, तो उसे ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, इस सर्विस चार्ज पर जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। और ये सब जूझने के बाद यदि मुनाफा होता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई लिमिटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिलीफ सरकार दे तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट हो सकता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मार्केट पॉपुलिज्म सर, आई एम आस्किंग फॉर टारगेटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेरा दूसरा सुझाव है, अगर टाइम बाउंड एसटीटी रिलीफ रिटेल इन्वेस्टर को दिया जाए, एफएनओ सेक्टर को नहीं। एफएनओ सेक्टर में एसटीटी बढ़ाकर सरकार ने अच्छा काम किया, मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एसटीटी का रिलीफ दिया जाए तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हमारे बाजारों को मिलेगा, भारत के रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। मेरा थर्ड सुझाव है सर कि कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए। समाप्त कर रहा हूं सर, आई जस्ट नीड हाफ अ मिनट। एक्सटेंड कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड्स। आज भारत का इनकम टैक्स जो लॉसेज होते हैं बाजार में, उन्हें 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति देता है। इसे बढ़ाकर 12 से 15 किया जाए इस क्राइसिस विंडो में जो लॉस बुक हो रहा है। सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग। सर, स्पेशल क्राइसिस पीरियड टैक्स ट्रीटमेंट, one time relaxation for retail taxpayer for this notified stress period. And sir, finally my suggestion is कि low friction rebalancing अगर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है, मान लीजिए वो इक्विटी से डेट फंड की ओर जाना चाहता है इस सेबी नोटिफाइड स्ट्रेस पीरियड में, तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए विद वेरी लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो। एंड लास्टली, द गवर्नमेंट मस्ट एम्फसाइज ऑन स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन। हमारा बाजार, आरबीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, वित्त मंत्रालय भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और एनर्जी प्रिपेयर्डनेस पे जनता से बात करें। इन कंक्लूजन, परमिट मी टू से दैट इंडियाज फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. What needs strengthening is the policy shield that surrounds our investors, because this is not our war, but our investors are paying the price. Thank you. Thank you. Sriman Brijlal.